तो छात्रों फाइनली कक्षा 10वीं गणित की पहली वीडियो आ चुकी है जो कि वास्तविक संख्या को लेकर है। कक्षा 10वीं गणित का पहला पार्ट जो है वो वास्तविक संख्या को लेकर है। तो वास्तविक संख्या आखिर क्या होती है आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है तब तक आप किसी भी सवाल को हल नहीं कर पाओगे, ना ही उसका आंसर आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए समझना है हमें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और सवाल करते समय आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं वास्तविक संख्या को लेकर। तो और हम पूरे प्रश्न एक एक करके भी हल करवाएंगे इसके बाद में। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये सभी जानकारी हम समझ लेते हैं या देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में हम प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे और सभी सवाल करवाएंगे इस वास्तविक संख्या के पार्ट के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए छात्रों सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से शुरू होकर जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है वो है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो, जो संख्याएं जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस प्रकार से अनंत तक जो संख्या जाएंगी जीरो से लेकर वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और छात्रों आपको समझना है, नोट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम पूरे नोट्स का PDF आपको उपलब्ध भी कराएंगे। ये पूरा लिखा हुआ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाना है और समझना है। और इसके बाद में हम समझ लेते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जीरो के बाद में +1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती हैं वो प्लस में होती हैं, राइट साइड वाली। वहीं पर यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली जो संख्या होती हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी माइनस में होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जो संख्याएं माइनस में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जबकि जो संख्या जीरो के बाद में राइट साइड में होती हैं वो कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक। तो ये सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और ये संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, और वहीं ये संख्या भी 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं जो कि ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे ये जीरो क्या है? तो ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। तो छात्रों आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो है परिमेय संख्या। तो आप सोच रहे होंगे आप परिमेय संख्या क्या होती है, और इसको लेकर आपको एक यूनिट भी देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर अपने माइंड में ये सभी डाउट क्लियर कर लेते हैं। और वह संख्याएं जो कि P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, या जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह कहलाता है परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि जो संख्या बटे में लिखी जा सकती है वो कहलाती है परिमेय संख्या। और इसके आगे लिखा है जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक मैंने समझाया कि पूर्णांक जो P संख्या है बटे में, यानी कि P एक अंश है और Q एक हर है, तो ये संख्या जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और तो वह संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर उदाहरण देखकर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में जो है वो परिमेय संख्या को लेकर डाउट क्लियर हो जाए। उदाहरण जैसे कि 2/3 एक परिमेय संख्या है, और ये संख्या माइनस में भी हो सकती है,
क्योंकि जो संख्या माइनस में होती है वो भी पूर्णांक होती है। हमने यहाँ पर देखा है संख्या जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, तो हमने पूर्णांक ऊपर देख रखा है कि पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं, तो इसलिए ये जो संख्या है परिमेय संख्या का जो उदाहरण है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे कि -2/7 है, ये भी पूर्णांक है। और इसके बाद में 3/4 और 3/-4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान में रखना है जो 2/3 है या 2/5 है, 2/5 है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है, और चाहे ये माइनस में भी हो सकती है और ये प्लस में भी हो सकती है, ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि परिमेय संख्या जो है वो P/Q रूप में होना चाहिए। तो P हमारा अंश है, Q हमारा हर है। तो जैसे कि हम एक कोई सी भी संख्या ले लेते हैं 2/P की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, वहीं पर Q की जगह पे हम 0 ले लेते हैं, तो ये 0 नहीं होगा। यही यहाँ पर बोल रहा है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, तो हमारी ये संख्या है वो गलत हो जाएगी। तो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 2/5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अंश और अंश तथा हर, यहाँ पर भी वो ही लिखा है जो हमने समझाया है। एक परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में होता है, तो P को अंश तथा Q को हर कहते हैं। यहाँ पर हमने समझा ही दिया आपको। और इसके बाद में देख लेते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या जो कि P/Q यानी कि हमने पहले बताया था P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि अपरिमेय संख्या है उसका उल्टा है। तो यहाँ पर P/Q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए संख्या, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। यानी कि जो P और Q है वो पूर्णांक तो है, लेकिन P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण √2, इसका उदाहरण जो है वो क्या है, √2 हो सकता है, √3 हो सकती है, √15। तो रूट अंडर रूट में यहाँ पर संख्या आपको होनी चाहिए। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर पाई का मान भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या में आता है। अब आप सोच रहे हैं ये तो बटे में होते हैं, 22/7 इसका मान होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 22/7 पाई का मान होता है ये फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये बदलता है, यानी कि लगभग मान होता है, इसलिए इसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या में लिखा गया है। यानी कि संख्या जो होती है वो बटे में नहीं होने चाहिए। जैसे कि √2 है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ। यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर 2 है, और बटे में अगर हम 1 कर दें तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बटे में नहीं आ सकती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी कि बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, अंडर रूट में संख्या है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा अब आगे देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं, क्योंकि हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या लिख ली है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में हम अगली संख्या देख लेते हैं, वो है वास्तविक संख्या। तो फाइनली जो वास्तविक संख्या है, यानी कि पार्ट का नाम भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर अब आपके माइंड में और भी ज़्यादा डाउट, मतलब और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पर सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि सभी जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, मतलब वास्तविक संख्या जो है वो सभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का एक समूह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में लिखा भी है √3 फिर बटे में, जो कि अपरिमेय संख्या है। आप देखकर ही समझ गए होंगे, हमने बताया था बटे में जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जबकि जो बटे में नहीं होगी वो कहलाएगी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर √3 जो है अपरिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है,
और 15 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और 4/7 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, 7 ये सभी परिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पर आप देखकर ही समझ गए होंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर जो वास्तविक संख्या होती है उसे हम आर से दर्शाते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके बाद में हमारी वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। और वास्तविक संख्या जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो धनात्मक वास्तविक संख्या और दूसरी ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो ये धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में भी हम विस्तार से समझ लेते हैं, जिससे कि कोई सवाल आपके माइंड में न रहे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर स्केल आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक स्केल में यहाँ पर समझाया गया है जो जीरो के राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो के बाद में जो प्लस में संख्याएं होती हैं, प्लस में यानी कि जिन संख्याओं के आगे कुछ नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी संख्याएं प्लस में हैं। और जो माइनस में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो के इस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो संख्या है वो माइनस में है और राइट हैंड साइड जो संख्या है वो प्लस में है। तो ये जो संख्या है प्लस में वो कहलाएंगी धनात्मक पूर्णांक, जबकि ये संख्या है वो कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और हमने पूर्णांक पढ़ाया है, उसमें भी यही आपको बताया है कि जो ऋण में होंगी, माइनस में होंगी, ये ऋणात्मक कहलाएंगी और ये धनात्मक कहलाएंगी जो प्लस में होंगी। और जीरो है वो ना तो पूर्णांक है ना ही धनात्मक है। और इसके बाद में हम थोड़ा और विस्तार में जान लेते हैं, जिससे और आपके माइंड के डाउट क्लियर हो जाएंगे। धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो वह वास्तविक संख्याएं जो कि धनात्मक मान रखती हैं वह धनात्मक वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे धन का चिन्ह लगा होता है। तो आप समझ गए होंगे जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके आगे क्या लगा रहेगा, प्लस का निशान लगा रहेगा। जैसे कि 5/12 या फिर 11/13, या फिर बटे में नहीं होगी तो किसी भी प्रकार में हो सकती है, प्लस में 2। तो जरूरी नहीं है जो संख्या धनात्मक है उसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा रहता है, वो से भी धनात्मक ही बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/12 लिखा है, 11/13, 124, 12/48, 1248, 2456। तो इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी हैं ये सभी धनात्मक हैं। इसके आगे भले प्लस का निशान नहीं लग रहा है फिर भी ये संख्या धनात्मक ही कहलाती हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं। तो अब हम थोड़ा सा ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में भी समझ लेते हैं। तो वह वास्तविक संख्या जो ऋणात्मक मान रखती हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अर्थात ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह लगा होता है। तो सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आगे प्लस का लगा था, इसके आगे ऋण का लगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में लिखा है -7/12, -17/5, -128, -3864, यानी कि हर संख्या के आगे कोई सी भी संख्या हो सकती है, -2 हो सकता है, -3 हो सकते हैं, ये सभी कहलाती हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर आपके माइंड में जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। यानी कि धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उनमें धन का चिन्ह लगा होता है संख्या के आगे, और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं उनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। लेकिन अगर जिस संख्या के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा है, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या इसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धनात्मक ही कहलाती है। और अगर इसके आगे 2 के आगे अगर माइनस लगा दिए जाए तो ये ऋणात्मक कहलाती है। और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे कि मान लो हम किसी भी संख्या है जो कि किसी भी भाज्य संख्या का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तो उसका जो गुणनफल आता है, जैसे कि यहाँ पर ये गुणनफल है, तो ये जो 2 × 3
गुणित 5 गुणित 7, ये गुणनफल आया है किसी भी संख्या को यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद में। तो इस गुणनखंड को हम आगे पीछे भी संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे 3, 5, 7, 2, हमने 2 को लास्ट में कर दिया है। तो इसका मान थोड़ी बदलेगा, मान तो अगर इसको गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी जो कि इस संख्या का गुणा करने पर आएगी। तो इस प्रकार के यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। तो छात्रों, वास्तविक संख्या को लेकर आपके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं 1.1 के प्रश्न, इसके बाद में 1.2 के प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार से सभी सवाल हर एक वीडियो में एक एक यूनिट आपको करवाते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।